हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है यार सभी का स्वागत है यार नेक्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम को। देखो यार, जो हमारा पहला लेक्चर था वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी इक्विलिब्रियम की। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से यार आप लोगों को इक्विलिब्रियम समझाया था कि यार कैसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और आप लोगों का जो इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा और शानदार आप लोगों का बेस बनने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो से। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। मैंने आप लोगों को जब पहला वीडियो बता रहा था तो मैं ये बताया था आप लोगों को कि जो मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम होता है ना, मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन बताया था इक्विलिब्रियम का। तो उसमें जो मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम होता है उसे ही हम लोग मेनली क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो केमिकल इक्विलिब्रियम में होता क्या है, आपके मॉलिक्यूल्स आते हैं अलग अलग, वो रिएक्ट करते हैं और एक इक्विलिब्रियम बनाते हैं प्रोडक्ट्स के साथ। जैसे सपोज करो आपका H2 आया, ठीक है, गैसियस फॉर्म में, I2 आया गैसियस फॉर्म में, दे रिएक्ट टू फॉर्म 2HI गैसियस फॉर्म में। करेक्ट, ये क्या है आपका एक केमिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनका केमिकल फॉर्मूला अलग अलग है। रिएक्टेंट में कौन कौन है? H2 और I2 है। प्रोडक्ट में कौन है? HI है। तो केमिकल फॉर्मूला क्या है? अलग अलग है। तो ये क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम है। ऐसे ही सपोज करो PCl5 आया, गैस में आई, ठीक है, ये टूटा, PCl3 गैसियस फेज प्लस Cl2 गैसियस फेज, है ना। ऐसे भी यार ये भी आपका इक्विलिब्रियम हो सकता है। एक आप लोगों ने यार हेबर्स रिएक्शन पढ़ी होगी या फिर हेबर्स प्रोसेस पढ़ा होगा। वो क्या रहता है? जैसे N2 गैस प्लस 3H2 रिएक्ट्स टू फॉर्म 2NH3। करेक्ट, ये कौन सा प्रोसेस है? हेबर्स प्रोसेस, है ना। नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। दिस इज हेबर्स प्रोसेस। तो अब ये भी क्या होती है? आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब देखो आप लोग यार कुछ यहाँ पे मे भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि भैया अब तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उन सब में हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ी थी, तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं पे तो यार ये हेबर्स रिएक्शन बिल्कुल देखी होगी। देखिए, बिल्कुल देखिए। तो वहां पे तो यार आपने जो साइन लगाया था वो इरिवर्सिबल रिएक्शन का लगाया था, लेकिन यहां पे आप साइन लगा रहे हो रिवर्सिबल रिएक्शन का। तो भैया जैसा चैप्टर वैसा साइन, है ना। तो आप लोग इक्विलिब्रियम में यही साइन है लगाने वाले हो। देखो यार, मेजॉरिटी जो रिएक्शंस होती है ना वो आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन ही होती है। मेजॉरिटी रिएक्शंस आपके रिवर्सिबल रिएक्शंस है ना, जिसमें आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और कुछ आपका प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। लेकिन इक्विलिब्रियम में ही हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, तो इक्विलिब्रियम में ही ये रिवर्सिबल का साइन आता है। इसके पहले या फिर इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं उसमें मेजॉरिटी चैप्टर्स में आप लोग इस अगेन इक्वेशन को आप इरिवर्सिबली मान के चलोगे, लेकिन इस चैप्टर में आप हर किसी इक्वेशन को रिवर्सिबल मानते हुए चलोगे। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया आपका हेबर्स प्रोसेस। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? जो मैंने आपको 3 इक्वेशंस लिखी हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के। इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का अलग अलग है। अब यार जैसे मैं आपको लेक्चर 1 में पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को इक्विलिब्रियम के बेसिक फंडे बताए थे। इक्विलिब्रियम क्या रहता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है। मतलब जितनी रिएक्शन आगे जा रही होती है उतनी रिएक्शन पीछे आ रही होती है। मतलब जिस स्पीड से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी स्पीड से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या बोलना चाह रहा हूं? सपोज करो ये कोई रिएक्शन है, जनरल सी रिएक्शन, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, तो जिस स्पीड से आपके रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, उसी स्पीड से आपके प्रोडक्ट भी कन्वर्ट होते हैं किसमें? रिएक्टेंट में। आ रही है बात समझ में? तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम क्या समय है? इक्विलिब्रियम एक ऐसा समय है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है। देखो यही यहां पे लिख रखा है, इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट एट एंड आफ्टर विच। इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जिसपे और जिसके बाद रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट दोनों की क्या हो जाती है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड की क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। इक्विलिब्रियम एक ऐसा समय है जिसपे और जिसके बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये चीज कब होती है? ये चीज एट इक्विलिब्रियम। ये चीज होती है भैया इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? जो भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है, मतलब जैसे कॉन्सेंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया, या फिर आप मोल्स लिख दीजिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कांस्टेंट हो जाते हैं।
चेंज नहीं होते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने लेक्चर 1 में भी कर ली थी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जिसमें रेट फॉरवर्ड की और रेट बैकवर्ड की बराबर हो जाती है, और जितनी भी प्रॉपर्टीज है, प्रेशर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, मोल्स हो गया, ये सब की सब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कांस्टेंट हो जाते हैं। जैसे मोल्स कांस्टेंट हो जाएंगे, वॉल्यूम आपके कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये आपका रहता है इक्विलिब्रियम। सही है, ये आपका क्या रहता है? इक्विलिब्रियम। अच्छा देखो और क्या है, और क्या है? अब सपोज करो आपकी कोई सी भी रिएक्शन, हम एक जनरल सी रिएक्शन मान लेते हैं, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? सपोज करो प्रोडक्ट्स में, है ना। वापस आप लोगों को एक फील दे दें। सपोज करो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे आप इसके a मोल्स लेके आए हो, है ना। कोई से भी रैंडम मोल्स, 10 मोल, 20 मोल, 100 मोल, 1000 मोल, कितने भी आप लेके आए हो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे। अभी कुछ भी नहीं दे रखा है प्रोडक्ट के बारे में, तो प्रोडक्ट के मैं इनिशियली मोल्स 0 मानूंगा, कुछ भी नहीं है प्रोडक्ट। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे तो यार प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट करेगा, करेक्ट। कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम अचीव होगा, तो उसे मैं क्या बोलता हूं? टाइम t इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम। अब सपोज करो आपका रिएक्टेंट के x मोल्स बच चुके हैं, x मोल्स सपोज करो बच चुके हैं, है ना। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कोई सी भी अगर रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट पूरा का पूरा कंज्यूम कभी भी नहीं होता है, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट हमेशा बचा हुआ होता है। तो तभी तो देखो बोल रहे हैं x मोल्स रिएक्टेंट के बच गए, और सपोज करो y मोल्स प्रोडक्ट के फॉर्म हो गए। प्रोडक्ट क्या होगा? फॉर्म होगा। y मोल सपोज करो बन गए, और आपके x मोल्स बच गए किसके? रिएक्टेंट के। x मोल्स बच गए रिएक्टेंट के। अब ये जो मोल्स हैं, ये जो मोल्स हैं जो रिएक्टेंट के बचे हैं या फिर जो प्रोडक्ट के फॉर्म हुए हैं, ये वैल्यू क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, ये फिक्स हो जाएगी, ये फिक्स हो जाएगी। इक्विलिब्रियम पे आपकी जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है, जैसे मोल्स, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, ये सारी चीजें क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। मतलब इसके बाद x मोल्स ही बचे रहेंगे रिएक्टेंट के, इसके बाद y मोल्स ही बचे रहेंगे प्रोडक्ट के। और इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है? जितनी स्पीड से आगे जा रही है रिएक्शन, उतनी स्पीड से पीछे भी आएगी। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये होता है आपका इक्विलिब्रियम पे। अब यार इस पे एक ग्राफ वाला क्वेश्चन बनता है ना। जैसे मैं पहले आपको एक बार ग्राफ बता देता हूं, फिर मैं आप लोगों से और क्वेश्चन पूछता हूं उसमें। जैसे सपोज करो, जैसे मैं आपको ग्राफ बताऊं, देखो हमने y एक्सिस पे ले ली कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का बनाएंगे, और x एक्सिस पे हमने क्या ले ली? जैसे सपोज करो टाइम ले लिया, या फिर हम स्टेट ऑफ रिएक्शन भी ले सकते हैं, मतलब रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है विद टाइम, ये हम लोगों ने ले लिया। तो हमें पता है टाइम t इक्वल्स टू 0 पे सिर्फ और सिर्फ कौन है? रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट तो नहीं है। तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? रिएक्टेंट है। ठीक है, रिएक्टेंट समय के साथ क्या होगा? रिएक्टेंट के मोल्स समय के साथ क्या होंगे? कम होंगे या बढ़ेंगे? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। समय के साथ रिएक्टेंट के मोल्स कम होंगे, क्योंकि रिएक्टेंट क्या करेंगे? रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे ना, आपस में रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे, और जो रिएक्टेंट के मोल्स है वो कम होते जाएंगे, हाँ या ना। तो रिएक्टेंट के मोल्स या फिर कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है, और एक टाइम के बाद उसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाती है, फिक्स हो जाती है। जैसे देखो ना, मैंने बोला ना, अब ये जो एक्स मोल्स है ये कांस्टेंट हो गए, अब ये चेंज नहीं होंगे। तो कुछ समय बाद जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की फिक्स हो जाती है। ये कौन है? रिएक्टेंट है, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट का बना है, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे प्रोडक्ट है क्या? कुछ नहीं है भैया, प्रोडक्ट तो 0 है। और समय के साथ क्या होंगे? प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स फॉर्म होना स्टार्ट करेंगे ना, इनिशियली तो कुछ भी नहीं है, और धीरे 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 आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म होना स्टार्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, और एक समय के बाद प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी। देखो ना यार, वाई मोल्स ये फॉर्म जो हुए थे वो कांस्टेंट हो चुके हैं, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन एक समय के बाद कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। उसी समय को ही क्या बोला जाता है? जैसे सपोज करो इस टाइम के बाद, सपोज करो इस टाइम के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो चुकी है, चेंज नहीं हो रही है, इसी समय को क्या बोला जाता है? टाइम इक्विलिब्रियम, टी इक्विलिब्रियम। मतलब इस समय के बाद रिएक्टेंट भी फिक्स हो गई है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, और प्रोडक्ट की भी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो चुकी है, ठीक है। और अगर मैं रेट में अगर आपको ग्राफ बना के दिखाऊं, तो जैसे देखो, सपोज करो अगेन हमने y एक्सिस पे ले रखी है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ
रिएक्शन और एक्स एक्सिस पे ले रखा है टाइम। तो इक्विलिब्रियम समय पे क्या होता है, रेट फॉरवर्ड की और रेट बैकवर्ड की क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अब इनिशियली क्या होगा, इनिशियली तो यार आपके सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे, रिएक्टेंट्स ही होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। इनिशियली तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड ही तो जाएगी, क्योंकि केवल और केवल कौन है, रिएक्टेंट ही प्रेजेंट है। तो ये आपकी होती है इनिशियली सिर्फ और सिर्फ आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, ठीक है। और एक टाइम बाद जैसे ही कुछ प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाती है, मतलब प्रोडक्ट्स भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर जाते हैं और एक समय के बाद दोनों ही मिल जाती हैं और ये फिर सेम हो जाती है। मतलब ये क्या है, रेट फॉरवर्ड की, ये क्या है, रेट बैकवर्ड की, और एक समय के बाद दोनों बराबर हो जाएगी। क्योंकि देखो ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। किस समय होने वाली है, टाइम टी इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे। उसके बाद जितनी रिएक्शन आगे जा रही है उतनी ही पीछे आ रही है ना। तो इट इज व्हाट, इक्विलिब्रियम टाइम। इक्विलिब्रियम टाइम पे क्या होता है, रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड बराबर हो जाती है। क्या ये चीज समझ में आई है, दिमाग में बैठी है, ठीक है। तो ऐसे आपसे ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे आपसे ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, चलो और देखो यार और क्या होता है। अब एक लॉ रहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन, उसके बारे में आप लोगों को बताता हूं। या चलो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब यार ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना जो मैं बताने वाला हूं वो सब पे एप्लीकेबल होंगी। वो यार फिजिकल इक्विलिब्रियम हो, केमिकल इक्विलिब्रियम हो, आयनिक इक्विलिब्रियम हो, कोई सा भी इक्विलिब्रियम हो भैया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो होने वाली हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये बिल्कुल सही है। रेट फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट बैकवर्ड, हाँ या ना। इक्विलिब्रियम पे और इक्विलिब्रियम के बाद, मतलब इक्विलिब्रियम पे और इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड बराबर होती है। मतलब जितनी रिएक्शन आगे जा रही है उतनी ही रिएक्शन पीछे आ रही है। और इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनेमिक इन नेचर होता है, स्टैटिक नहीं होता है, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक इन नेचर है। मतलब जितनी रेट आगे जाती है उतनी ही रेट पीछे आती है। तो इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद भी रिएक्शन हो रही है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं हुआ है कि यार इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो यार चीजें थम गई, रिएक्शन नहीं हो रही, रिएक्शन हो रही है, लेकिन जितनी आगे जा रही है उतनी ही पीछे आ रही है, जितनी आगे जा रही है उतनी ही पीछे आ रही है। तो एक तरीके से हमें लग रहा है कि यार चीजें रुकी हुई हैं, लेकिन रुकी भी नहीं है, क्योंकि जितना आप आगे जा रहे हो उतना ही आप पीछे आ रहे हो। तो इट इज नोन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कोई सा भी इक्विलिब्रियम हो डायनेमिक इन नेचर ही रहता है। और जितनी भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं, आपका प्रेशर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन, डेंसिटी, कलर, मोल्स ऑफ द सिस्टम बिकम कांस्टेंट। सारी ऑब्जर्वेबल जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब की सब क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी, चेंज नहीं होंगी। क्लियर हुई ये बात। और क्या है, अब क्या बोल रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम, या फिर केमिकल चाहो तो यहां से वर्ड काट दो, है ना। इक्विलिब्रियम की बात करो, इक्विलिब्रियम, या चलो केमिकल पढ़ रहे हैं तो इसको कंटिन्यू रखते हैं ना, चलो कोई नहीं, है ना। देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। किसी भी डायरेक्शन से आप केमिकल इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हो। जैसे सपोज करो आपका PCl5 है, ये टूट के, मतलब सपोज करो आप इनिशियली सिर्फ केवल PCl5 लाए, तो ये टूट के आपका PCl3 प्लस Cl2 बना देगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम है, आप केवल PCl5 लेके आते तो भी अचीव हो जाता, और आप पीछे साइड से बैकवर्ड डायरेक्शन से भी ये इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हो। सपोज करो आप PCl3 लेके आए और Cl2 लेके आए, और उसके बाद आपने क्या बना दिया, PCl5 बना दिया। तो आप कोई सा भी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी अचीव कर सकते हो, बैकवर्ड डायरेक्शन से भी अचीव कर सकते हो। इट कैन बी अचीव्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट एट इक्विलिब्रियम, इट कैन ओनली ऑल्टर टाइम रिक्वायर्ड फॉर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस बात को हमको समझना पड़ेगा, है ना। देखिए इधर समझते हैं। देखिए अब इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट समझिए। सपोज करो अगर मैं रिएक्शन मार रहा हूं, रिएक्टेंट आपके कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। ये किसी भी जनरल रिएक्शन मान लिए। पहला केस हम क्या ले रहे हैं, जो ये रिएक्शन है विदाउट कैटलिस्ट है, आपने कोई सा भी कैटलिस्ट नहीं लिया है, कोई भी कैटलिस्ट नहीं लिया। अब सपोज करो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे आप इसके 10 मोल्स लेके आए हो, है ना। ये जो डेटा मैं लिखता हूं ना, ये बहुत रैंडम डेटा है ना, इसको बहुत ज्यादा दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसके 10 मोल्स मान लिए, ठीक है। प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होगा। कुछ समय के बाद सपोज करो आपका जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, आपका 1 घंटा हो गया था,
ठीक है, ये क्या है आपका इक्विलिब्रियम टाइम है। एक घंटे में आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो गया और इसके सपोज करो 4 मोल्स बच गए हैं और इसके सपोज करो आपके 8 मोल्स बन गए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो विदाउट कैटलिस्ट ये बात कर रहे हैं। अब सेम रिएक्शन हम करा रहे हैं विद कैटलिस्ट, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट में, और ये मैंने क्या ले लिया है, विद कैटलिस्ट ले लिया है। तो जो कैटलिस्ट होता है वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है। इसका मतलब देखो, सपोज करो टाइम t इक्वल टू 0 पर आप इसके 10 मोल्स लेके आए हो और इसके कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट के कुछ भी नहीं है ना। जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, पहली बात तो ये कि यार इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव होगा। देखो क्या बोल रहा है, इट कैन ओनली ऑल्टर टाइम रिक्वायर्ड फॉर द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले यार 1 घंटे में इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा था, अब सपोज करो आपका 10 मिनट में ही इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। ठीक है, लेकिन जो मोल्स हैं, जो प्रेशर है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम रहेगी। मतलब रिएक्टेंट के आपके 4 मोल ही बचेंगे और प्रोडक्ट के 8 मोल्स ही बनेंगे। इसमें चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब इक्विलिब्रियम को एज सच डिस्टर्ब नहीं करता है वो, बस क्या होता है उसको जल्दी अचीव करने में हेल्प करता है। पहले यार भैया 1 घंटा लग रहा था, अब भैया 10 मिनट में ही इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। तो इक्विलिब्रियम किससे में हेल्प कर रहा है, बस जल्दी अचीव करने में हेल्प कर रहा है। दैट्स इट, दैट्स इट। यही काम होता है यही काम होता है कैटलिस्ट का। ठीक है, यही चीज समझा रखिए कि कैटलिस्ट का भैया कोई भी इफेक्ट नहीं है इक्विलिब्रियम पे। इट कैन ओनली ऑल्टर टाइम रिक्वायर्ड फॉर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, और जब इक्विलिब्रियम होता है डेल्टा जी इज 0, डेल्टा जी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कब, इक्विलिब्रियम पे। ये बात तो हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ी है। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी 0 हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए इक्विलिब्रियम के। अब आप लोग देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इसी लॉ पे ही आप लोगों का जो आगे का चैप्टर है वो बेस है। क्या बोल रहा है ये, ध्यान से समझना है ना। देखो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है वो बोल रहा है रेट ऑफ अ रिएक्शन is proportional to the product of the active masses of the reacting species raised to the power to their stoichiometric coefficient। अरे भैया ये तो जबरदस्त डेफिनेशन लग रही है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो कोई सी एक जनरल रिएक्शन ले लेता हूं, है ना। सपोज करो आपका A प्लस बी रिएक्ट टू फॉर्म C प्लस डी। ये मैंने कोई सी भी रिवर्सिबल रिएक्शन ले रखी है, बिल्कुल सही है। क्या इस रिवर्सिबल रिएक्शन को मैं 2 इररिवर्सिबल रिएक्शन में तोड़ सकता हूं या नहीं तोड़ सकता? बिल्कुल तोड़ सकते हो यार, ये चीज सिखाई है हमने। तो अगर मैं इसको 2 रिएक्शन में तोड़ू तो एक रिएक्शन रहेगी आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड जा रही है जब रिएक्शन, तो ये क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड A प्लस बी रिएक्ट टू फॉर्म C प्लस डी। आया ना, आया ना, बिल्कुल सही है। और एक मैं क्या तोड़ सकता हूं, इस इक्वेशन को बैकवर्ड रिएक्शन में भी तोड़ सकता हूं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी, जिसमें C प्लस डी रिएक्ट करेंगे और A प्लस बी बनेगा। उल्टी जाएगी ना रिएक्शन, पिछू आएगी रिएक्शन, मतलब C प्लस डी रिएक्ट टू फॉर्म A प्लस बी। है ना, बिल्कुल सही है। अब देखो लॉ ऑफ मास एक्शन में फॉरवर्ड इक्वेशन पे भी लगाऊंगा और बैकवर्ड रिएक्शन पे भी लगाऊंगा। क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। अब यार इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया ये एक्टिव मास क्या होता है ना। एक्टिव मास अभी मैं आप लोगों को और डिटेल में समझाऊंगा। अभी एक्टिव मास आप लोगों के लिए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। एक्टिव मास आप लोगों के लिए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। और मैं पहले ही बता चुका हूं इस पर्टिकुलर चैप्टर में कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है, मोलैरिटी। अगर कोई बोल दे भैया कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको क्या समझना है, मोलैरिटी समझनी है। तो हमारे, अब देखो मैं डेफिनेशन वापस पढ़ूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस लिखा हुआ है, आप पढ़ो टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब देखो यहाँ पे सबके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैंने क्या ले रखे हैं, इक्वेशन में 1 ले रखे हैं। पहले सिंपल केस कर रहे हैं ना, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे लेवल। तो सब में यार आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन की, जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन की, इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। मतलब रिएक्टिंग कौन है, देखो इसके लिए रिएक्टिंग कौन है, ए और बी है ना। तो ए की कॉन्सेंट्रेशन
और बी की कॉन्सेंट्रेशन, और उनकी पावर क्या चढ़ानी है आपको, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ए के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1, बी का भी क्या है 1, तो यहां पे 1 आ जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा। अब ऐसे ही बैकवर्ड इक्वेशन पे भी आप लॉ ऑफ मास इक्वेशन लगाओ, क्या बोलेगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। अब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स कौन है, रिएक्टिंग स्पीशीज कौन है, सी और डी, है ना। तो सी की पावर 1, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो क्या है 1 ही है। आ रही बात समझ में। और अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करो तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू के फॉरवर्ड, मतलब कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का, ए की पावर 1 बी की पावर 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू के बी, के बैकवर्ड सी की पावर 1 और डी की पावर 1। अब हम लोग एक चीज जरूर पढ़ते हुए आए हैं कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये बिल्कुल सही बात होती है यार, इक्विलिब्रियम पे जितनी रिएक्शन आगे जा रही होती है उतनी ही पीछे आ रही होती है। तो ये क्या बोलूंगा, के फॉरवर्ड ए की पावर 1 बी की पावर 1 इक्वल्स टू के बैकवर्ड सी की पावर 1 इंटू डी की पावर, डी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। अब देखो के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड लो, ये क्या आ रहा है, सी की पावर 1, सी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर, डी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 और बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। अब बताओ के एफ क्या है, एक कांस्टेंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, के बी क्या है, एक कांस्टेंट है बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट विच इज के इक्विलिब्रियम। यस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमको वैल्यू निकालने आ गई है। क्या है, ऊपर देखो सी और डी क्या है। अब ये वाली रिएक्शन देखो, ध्यान से देखो, अब ये वाली रिएक्शन देखो, किससे ब्लू से लिखते हैं ना, ये वाली रिएक्शन देखो, ये थी ना यार अल्टीमेट रिएक्शन, तो रिवर्सिबल रिएक्शन तो यही थी। तो इसमें सी और डी क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो सी और डी को हमने क्या रखा है, न्यूमरेटर में रखा है, और उनकी पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और ए और बी क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और उनकी पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो आपको प्रोडक्ट्स न्यूमरेटर में रखने हैं, डिनोमिनेटर में आपको रिएक्टेंट्स रखने हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई करनी है रेज टू द पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आ रही है बात समझ में, क्या ये चीज क्लियर हुई है। और देखें, और इक्वेशन देखें, है ना, कराएंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। देखो सपोज करो आपकी कोई भी रिएक्शन है, a + 3b रिएक्ट्स टू फॉर्म 2c + 4d। चलो ये है, इसका मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। के इक्विलिब्रियम मैं कैसे लिख सकता हूं, पहले ऊपर न्यूमरेटर में लिखूंगा क्या, प्रोडक्ट्स, डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा, रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कौन कौन है, सी और डी। तो सी की कॉन्सेंट्रेशन ले लो, उसकी पावर कितनी जाएगी, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये 2, डी की कॉन्सेंट्रेशन ले लो और उसकी पावर दे स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 4, अपॉन कौन आएंगे, रिएक्टेंट्स आएंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कौन आएंगे, रिएक्टेंट्स आएंगे। रिएक्टेंट कौन है, ए और बी। तो ए ले लो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, देखो 1 है, और बी इसके स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। आ रही है बात समझ, तो ऐसे लिख लेंगे यार के इक्विलिब्रियम, बहुत आसान है, बहुत आसान है, करेक्ट। अब एक इसमें खेल आ चुका है कि भैया ये मुझे बताओ, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कब निकल के आते हैं, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कब निकल के आते हैं, जब रिएक्शन बैलेंस्ड होती है ना। अनबैलेंस्ड इक्वेशन में ये नहीं लगा देना, रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, तभी तो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकल के आते हैं यार, तभी तो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकल के आते हैं। जैसे देखो ये है आपका N2 + 3H2 रिएक्ट्स टू फॉर्म 2NH3। अगर सपोज करो मेरे को इसका लिखना है के इक्विलिब्रियम, तो कैसे लिखूंगा, प्रोडक्ट में कौन है, NH3, तो NH3 की क्या ले लो, कॉन्सेंट्रेशन, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, क्यों, क्योंकि स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। देख लो रिएक्शन बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। अपॉन N2 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या करूंगा, 1, ये देखो ना यहाँ पे क्या है, 1 है, H2 की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब, क्योंकि स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 3, तो ऐसे लिखाएंगे।
तो अब अगर मैं जनरल इक्वेशन आप लोगों को दे दूं, है ना, जनरल इक्वेशन आप लोगों को दे दूं, सपोज करो जनरल इक्वेशन है N1A प्लस N2B रिएक्ट्स टू फॉर्म N3C प्लस N4D। ये इक्वेशन क्या है, सपोज करो बैलेंस्ड है। ये इक्वेशन भैया बैलेंस्ड है ना, बैलेंस नहीं होगी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब जो आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कब निकल के आते हैं, जब इक्वेशन बैलेंस्ड होती है। तो ये सपोज करो बैलेंस्ड है इक्वेशन। अब मुझे इसका के इक्विलिब्रियम निकालना है, तो कैसे लिखूंगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है, सी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर N3, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, N3, है ना, या फिर डी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर N4 अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन का पावर N1 और बी की कॉन्सेंट्रेशन के पावर N2। आई है बात समझ में। तो इस तरीके से के इक्विलिब्रियम आप निकाल सकते हो, कोई सी भी इक्वेशन दे रखी हो। बैलेंसिंग तो यार कर ही लेंगे, हिट एंड ट्रायल करो, बिंदास बैलेंसिंग हो जाती है, बहुत बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आती है, बहुत आसान आती है। हिट एंड ट्रायल करो, वैल्यूज डालो, आप लोग आराम से कोई सी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो। वापस सुन लो कैसे कर रहे हैं, प्रोडक्ट न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स और उनकी पावर, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन जो उनका प्रोडक्ट ले लेना और हर किसी को पावर चढ़ा देना, देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था एक्टिव मास के बारे में, है ना, तो उसको भी समझ लो। एक्टिव मास हमारे लिए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। हमारे लिए एक्टिव मास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। बेसिकली दो एक्टिव मासेस होते हैं, मैं आपको समझाता हूं। एक्टिव मास की पहले तो डेफिनेशन देखो, बहुत ही प्यारी डेफिनेशन क्या है, ऐसा मास विच इज एक्टिव दैट इज फर्स्ट पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन। ऐसा मास जो सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है किसी भी रिएक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। एक्टिव मास इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप लोगों को दो तरीके से निकालना पड़ सकता है। एक होती है आपकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और एक क्या होती है आपकी प्रेशर। प्रेशर को भी अगर डिफाइन करें तो पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर में। क्या होता है पार्शियल प्रेशर, सपोज करो ये कोई कंटेनर है, तीन इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ए बी एंड सी, तीनों के तीनों गैसेस हैं। तो जो जैसे टोटल प्रेशर लग रहा होगा एक तो, है ना, और एक ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टकरा रहे होंगे वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ और कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे, तो वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होता है। मतलब जो इंडिविजुअली ए लगा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो दिस इज बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। पी बी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। जो इंडिविजुअली बी के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं वो पी बी हो जाएगा। जो इंडिविजुअली आपके प्रेशर लगा रहे हैं सी के मॉलिक्यूल्स, वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, करेक्ट। तो एक्टिव मास हमारे लिए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है और पार्शियल प्रेशर है ना। और मेजरली आप लोग कॉन्सेंट्रेशन ही निकालोगे, और कॉन्सेंट्रेशन में हमें पता है क्या निकालनी है, मोलैरिटी। इस चैप्टर में अगर कोई बोल दे भैया कॉन्सेंट्रेशन निकाल दो, तो आप क्या निकाल के दे देना, उसकी मोलैरिटी निकाल के दे देना, बिल्कुल सही रहेगा। जैसे देखो क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है एक्टिव मास ऑफ ये चीज, दो क्वेश्चन हैं, फटाफट कर दो। आपको एक्टिव मास बोल रहा है ना, तो एक्टिव मास अगर आपको बोले तो आप कॉन्सेंट्रेशन ही सुना करो, और कॉन्सेंट्रेशन में भी क्या सुना करो, मोलैरिटी। तो फटाक से यार दोनों केस में मोलैरिटी निकाल दो। मोलैरिटी तो निकालने आती है यार, है ना, ये चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ रखी है, ठीक है। कैसे बोल रहा है, 2.8 ग्राम ऑफ N2 इन 10 लीटर। तो फटाक से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो N2 के। कैसे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। N2 का मोलर मास कितना है, 28 ही है, तो ये कितना है, 0.1 है, ठीक है। आपके मोल्स कितने हो गए N2 के, 0.1। अब मोलैरिटी बोल रहा है, एक्टिव मास बोल रहा है, अब तो मोलैरिटी ही निकालो। क्या हो जाएगी इसकी, गिवन मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। लीटर में कितना है, 10 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 10⁻⁻²। ये आंसर है आपका, बिल्कुल सही है। अब देखो बोल रहा है 16 ग्राम ऑफ O2 इन 500 ml। तो देखो आप पहले क्या निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो। 16 ग्राम O2 है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। O2 का मोलर मास कितना, 32 ना, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, हाफ आ गए। मोलैरिटी अगर कोई पूछे तो कैसे आएगी, मतलब एक्टिव मास पूछ रहा है ना, वो तो हमारे लिए कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब बेसिकली मोलैरिटी है, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन
लीटर, और अगर ml में होती है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आ रहा है 1। आंसर क्या आ रहा है 1। आई है बात समझ में। एक्टिव मास क्या है हमारे लिए, कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलारिटी। कहीं कहीं जगह एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर भी बन सकता है, वो जब हम देखेंगे, है ना। क्योंकि अभी मैं आप लोगों को जो इक्विलिब्रियम है, मैंने जो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिखाया, वो मैं आपको भी दो तरीके से सिखाने वाला हूं कि यार दो तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाली जा सकती है। एक तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में होती है, एक पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में होती है। यही है नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चलो ये देख लो, पहले नोट देख लो। इन प्रेजेंस ऑफ गैस, अगर इक्वेशन में कोई सी भी गैस प्रेजेंट है तो एक्टिव मास ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स विल रिमेन कांस्टेंट एंड इज टेकन एज यूनिटी। मतलब अगर गैस प्रेजेंट है तो एक्टिव मास आप सॉलिड और लिक्विड का नहीं लोगे, उसको क्या लेके चलोगे, 1 लेके चलोगे, कांस्टेंट मानते हुए चलोगे। ये नोट है और इसका एप्लीकेशन हम अभी थोड़ी देर में ही देखने वाले हैं। कि अगर इक्वेशन में एक भी गैस आ गई ना यार, तो जितने भी सॉलिड्स हैं, जितने भी लिक्विड्स हैं, उन सबको इग्नोर मारेंगे। सबका जो एक्टिव मास है या कॉन्सेंट्रेशन है या पार्शियल प्रेशर है, हम लोग 1 मानते हुए चलेंगे। अभी देखना एप्लीकेशन आएगी, देखिएगा। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दो तरीके के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको मेजरली पढ़ने हैं। कितने तरीके के, 2 तरीके के। देखो क्या क्या है। इफ एक्टिव मास इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अगर एक्टिव मास को आप कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, देन इट इज नोन एज केसी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, केसी बोलते हैं, है ना। एक्टिव मास को हम 2 तरीके से यार एक्सप्रेस कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में भी और पार्शियल प्रेशर के भी टर्म्स में। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में करते हो एक्सप्रेस, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको क्या बोल सकते हो, केसी। मतलब जैसे सपोज करो ये रिएक्शन है, H2 प्लस I2 रिएक्ट टू फॉर्म HI। ठीक है, इसका मैं के इक्विलिब्रियम लिखना चाहूं, है ना, या फिर के सी लिखना चाहूं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, तो कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में। ठीक है, प्रोडक्ट न्यूमरेटर में, रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में। तो देखो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है HI, इसकी कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, अपॉन H2 की कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी देखो ना H2 की पावर कितनी जाएगी, 1 जाएगी, और इनटू I2 की कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1। आ रही है बात समझ में। यही तो बेसिकली जो अभी हमने इक्विलिब्रियम निकालना सीखा ना, वो केसी ही सीखा है। एक और रहता है, वो कैसे होगा वो भी मैं आप दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो इक्विलिब्रियम सीखा है वो केसी ही सीखा है। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में आप लोग इक्विलिब्रियम कैसे लिखोगे। ठीक है, ये रहा पहला इक्वेशन। अब दूसरा क्या है, जैसे सपोज करो ये है CaCO3 सॉलिड इज गिविंग यू CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब इसका आप लोगों को केसी लिखना है। पहली बात तो देखो इक्वेशन बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। केसी लिखने जाओ, केसी लिखोगे तो क्या लिखोगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कौन है, CaO, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 ले लो। और कौन है CO2, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, 1 ले लो। अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है CaCO3, इसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 ले लो। आया ना, यहां तक चीजें क्लियर है। ठीक है, अब मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि अगर कहीं पे भी आपको गैस मिल जाएगी तो एक्टिव मास या फिर कॉन्सेंट्रेशन या फिर पार्शियल प्रेशर आप सॉलिड और लिक्विड का कांस्टेंट मानोगे और उसे 1 ले लो। मतलब देखो, जैसे देखो ये गैस प्रेजेंट है ना, गैस प्रेजेंट है, तो ये जो सॉलिड है, ये जो सॉलिड है, इन दोनों को इग्नोर मारो। मतलब इसको भी क्या मान लो, वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू क्या मान लो 1। तो सीधा सीधा जो Kc था वो क्या आ चुका है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन, यही आ चुका है कि पावर 1, ऑब्वियसली करेक्ट, क्योंकि CaO और CaCO3 क्या थे, सॉलिड थे, तो हमने उन्हें इग्नोर मार दिया। अब आइए समझ में बात कि अगर गैस प्रेजेंट है इक्वेशन में, तो आप सॉलिड और लिक्विड, अगर इसकी जगह लिक्विड होता तो उसे भी क्या करते, इग्नोर करते। तो ये तो पहला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इक्विलिब्रियम को। ऐसे ही आपका एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है आपका, इफ एक्टिव मास इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अगर आप प्रेशर के टर्म्स में, प्रेशर की जगह भी अगर लिखना चाहो तो इसे पार्शियल प्रेशर लिख दो। अगर आप पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में एक्टिव मास को एक्सप्रेस करोगे तो उस
इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे, केपी बोलेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि केपी इज डिफाइंड ओनली व्हेन एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गैस। मतलब आप केपी को तभी डिफाइन करोगे, तभी उसे आप डिफाइंड मानोगे जब कोई सा भी एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट गैस होना चाहिए। एटलीस्ट एक रिएक्टेंट या एक गैस प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए। सारे लिक्विड हो गए तो आप केपी डिफाइन नहीं कर सकते, सारे आपके सॉलिड और लिक्विड हो गए तो आप केपी डिफाइन नहीं कर सकते। एटलीस्ट एक गैस तो प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि देखो यार, जो पार्शियल प्रेशर रहता है ना, वो हम लोग गैसेस का ही लेके चलते हैं। सॉलिड और लिक्विड का हम लोग प्रेशर कंसिडर नहीं करते हैं। हम लोग जो प्रेशर होता है सिर्फ और सिर्फ गैसेस का ही कंसिडर करते हैं। अब देखो, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये इक्वेशन है, सेम इक्वेशन लेके चलते हैं। N2 गैस प्लस 3H2 इज गिविंग यू 2NH3, ये ले लें, ठीक है। देखो केपी डिफाइन है क्या, डिफाइन है, बिल्कुल डिफाइन है। एक भी गैस आ गई ना इक्वेशन में, एक भी गैस आ गई इक्वेशन में, तो केपी बिल्कुल डिफाइन रहेगा। कैसे लिखोगे, देखो तरीका वही है, ध्यान से सुन लो यार, ध्यान से समझ लो, है ना। तरीका वही है, मतलब ऊपर प्रोडक्ट्स, नीचे रिएक्टेंट। ऊपर हम क्या ले रहे थे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ले रहे थे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ले रहे थे। यहां पे हम क्या लेंगे, पार्शियल प्रेशर लेंगे। मतलब ऊपर क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर NH3 का, इसकी पावर 2। क्यों, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2, वो तो सेम रहेगा, है ना। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो पावर में जाना ही जाना है, अपॉन पार्शियल प्रेशर N2 इसकी पावर 1, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू इसकी पावर कितनी, 3, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3। ये करोगे आप, आ गया केपी। समझ रहे हो कितना आसान है। उधर यार कॉन्सेंट्रेशन ले रहे थे, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं, बाकी सारी चीज सेम है। और देखो जैसे सपोज करो ये है CaCO3, सेम इक्वेशन ले लेते हैं ना, दिखाता हूं आपको। CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। सबसे पहले इक्वेशन आप लोगों से ये कि क्या केपी डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड है। केपी डिफाइंड हो जाएगा अगर एक भी रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट साइड में गैस प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे देखो गैस प्रेजेंट है ना, तो बिल्कुल केपी डिफाइंड है, केपी इज डिफाइंड। अब कैसे निकालोगे केपी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कौन है, CaO, तो पार्शियल प्रेशर किसका, CaO का, की पावर 1 है ना, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबके 1 है, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन रिएक्टेंट में कौन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CaCO3। अब बताओ CaO और CaCO3 क्या है, सॉलिड है। सॉलिड को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, उनका हम लोग पार्शियल प्रेशर नहीं लेते हैं, या फिर यूनिटी मानते हुए चलते हैं, 1 मानते हुए चलते हैं। इसको भी 1 मान लो, इसको भी 1 मान लो, तो केपी क्या आ चुका है, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। आइए बात समझ में। तो अगर रिएक्शन में एक भी गैस प्रेजेंट है तो उसको आप सीधा सीधा मतलब अगर एक भी गैस प्रेजेंट है तो जो भी आपके सॉलिड या फिर लिक्विड हो आप उन्हें इग्नोर बिंदास कर सकते हैं, बिंदास कर सकते हैं, ठीक है। तो केपी इज डिफाइंड ओनली व्हेन एट लीस्ट, या फिर यहां पे और भी लिखना चाहो, केपी इज डिफाइंड ओनली व्हेन एट लीस्ट एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गैस। मतलब एक ना एक तो यार आपको गैस मिलनी ही चाहिए, वो रिएक्टेंट साइड मिल जाए, वो प्रोडक्ट साइड मिल जाए, कोई टेंशन नहीं, केपी डिफाइन हो जाएगा। केपी डिफाइन हो जाएगा, सब गैसेस हैं तो अच्छी बात है। एक गैस मिल गई ना पूरी रिएक्शन में तो भैया केपी डिफाइंड हो जाएगा, बिल्कुल डिफाइंड हो जाएगा। तो दो तरीके से यार आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख सकते हो। कैसे, Kc जो कि कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में है, ठीक है, ये रहा, और एक तरीके से Kp जो कि पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में है। यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है भैया, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, ये हम लोगों को निकालना है। इसमें बेसिकली एक डेरिवेशन आने वाला है ना, बहुत आसान सा डेरिवेशन है, ध्यान से सुनते जाओ, बिंदास आ जाएगा। सपोज करो हम लोग क्या मानते हुए चल रहे हैं, आइडियल गैस मानते हुए चल रहे हैं, ठीक है। एक इक्वेशन ले लेता हूं, इक्वेशन मैंने ले ली, सपोज करो a की पावर a, ये गैस ले ली, प्लस b की पावर b, ये भी गैस ले ली, इज गिविंग यू c की पावर, मतलब c स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और c प्लस d स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और d है, ठीक है। ये इक्वेशन मैं क्या मान रहा हूं, बैलेंस्ड मान रहा हूं। कोई सी भी जनरल इक्वेशन मान ली है और मैंने इक्वेशन ये
बैलेंस मान लिया, बिल्कुल बैलेंस मान लिया, ठीक है। जरा इसका Kc लिख के बताना यार मेरे को, कैसे लिखोगे Kc? Kc कैसे लिखोगे? C की कॉन्सेंट्रेशन की पावर स्मॉल सी, क्योंकि स्मॉल सी क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इनटू डी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर स्मॉल डी अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन का पावर स्मॉल ए इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर स्मॉल बी। हाँ या ना? ये क्या हो गया आपका? Kc हो गया। अब यार आपका ये कंटेनर है, ध्यान से सुनना है यार चीजें, ठीक है। आपका ये कोई कंटेनर है, इसमें आपकी ये इक्वेशन हो रही है, ए बी सी डी इसी में ही प्रेजेंट है, तो आपकी इधर ही इक्वेशन हो रही है। चाहो तो इस कंटेनर को थोड़ा सा भैया बड़ा करो, आ जाओ, देखो ये रहा आपका कंटेनर, इसी में ही, इसी के अंदर ही ये रिएक्शन हो रही है, इसके अंदर ये रिएक्शन हो रही है, तो मतलब ये रिएक्शन चलो लिख दो, ठीक है, बैलेंस्ड है ये रिएक्शन, इसी के अंदर हो रही है, करेक्ट है। तो अगर इस कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन हो रही है तो क्या इसकी वॉल्यूम कांस्टेंट है? बिल्कुल, वॉल्यूम हम एक मानते हुए चल रहे हैं, फिक्स वॉल्यूम मानते हुए चल रहे हैं, वी हम लोगों ने मान लिया है, और इसका टेम्परेचर भी हम लोग क्या चल रहे हैं? सेम मानते हुए चल रहे हैं, टेम्परेचर भी क्या है? सेम है। और मैंने सारी गैसेस क्या मानी है? आइडियल गैस मानी है। तो क्या मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। और मैं जो आइडियल गैस इक्वेशन लगाना चाहता हूं ना, वो इंडिविजुअली लगाना चाहता हूं, मतलब ए पे अलग लगाना चाहता हूं, बी पे अलग लगाना चाहता हूं, सी पे अलग, डी पे अलग, बिल्कुल लगा सकता हूं, क्योंकि है तो सारी की सारी क्या? आइडियल गैसेस ना। तो अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं ए गैस पे, तो मैं क्या बोल सकता हूं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अरे यार आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पी वी इक्वल्स टू एन आर टी ना। तो अगर मुझे ए पे लगानी है तो मैं प्रेशर किसका लूंगा? ए का लूंगा, तो पी ए लूंगा। वॉल्यूम तो सेम है, नंबर ऑफ मोल्स मैं किसके लूंगा? ए के ही तो लूंगा, टोटल मोल्स थोड़ी ना लूंगा, ए के ही लूंगा, क्योंकि मैं ए पे ही लगा रहा हूं इक्वेशन। आर है और टी कांस्टेंट मानते हुए चल रहा हूं। तो ए पे अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं तो उसे मैं लिख सकता हूं पी ए, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू वी इक्वल्स टू एन ए आर टी। तो यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को आप क्या लिख सकते हो? एन ए बाय वी आर टी। हाँ या ना? ये कुछ समझ में आ रहा है? मैंने एन ए बाई वी क्या लिखा है, ये दिमाग दौड़ाओ, क्या लिख रखा है यहाँ पे? मैंने आप लोगों को क्या बताया है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? मोलैरिटी। हाँ या ना? ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ए लीटर। तो ऊपर देखो क्या है? मोल्स हैं, नीचे क्या है? वॉल्यूम है। तो क्या ये मोलैरिटी लिख दी है? क्या ये कॉन्सेंट्रेशन लिख दी है? तो यहाँ पे आप पी ए को क्या लिख सकते हो? ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर टी। ऐसे सब में लगा दो, ये तो मैंने ए में आपको करके दिखाया, ऐसे बी सी डी सब में लिखा दो, तो मैं क्या लिख सकता हूं? पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी। हाँ या ना? पी बी इज वॉट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी। पी सी क्या हो जाएगा? सी की कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर टी, और पी डी क्या हो जाएगा? डी की कॉन्सेंट्रेशन इनटू आर टी। अब क्या करो? केपी लिखो। इसी इक्वेशन का जरा केपी लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं। अगर मैं इसी इक्वेशन का केपी लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर्स, और मतलब वो तो न्यूमरेटर में आ जाएंगे, और रिएक्टेंट के कहां जाएंगे? डिनोमिनेटर में। तो क्या लिखूंगा? देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर स्मॉल सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर स्मॉल डी, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर स्मॉल ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर स्मॉल बी। हाँ या ना? बिल्कुल सही। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी को क्या लिख सकते हो? देखो यार, ये रहा, डी को ये, बी को ये, और ए को ये। डाल दो भैया वैल्यूज, है ना? देखिएगा अभी जादू जादू होगा, है ना? देखिएगा, पी सी की जगह क्या लिख दूं? सी की कॉन्सेंट्रेशन आर टी, और इसकी पावर क्या है? स्मॉल सी। पी डी की जगह क्या लिख दूं? डी की कॉन्सेंट्रेशन आर टी, इसकी पावर स्मॉल डी, अपॉन पी ए की जगह क्या लिख दूं? ए की कॉन्सेंट्रेशन आर टी की पावर स्मॉल ए, और इसकी जगह क्या लिख दूं? बी की कॉन्सेंट्रेशन आर टी की पावर स्मॉल पी। हाँ या ना? अब इन सबको थोड़ा थोड़ा सेपरेट आउट कर लो। जैसे देखो, के पी को क्या लिखो? सी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर सी, डी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर डी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन अलग कर रहा हूं, आर टी अलग कर रहा हूं, अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर ए, और बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर बी। हाँ या ना? ऊपर देखो क्या बन रहा है? आर टी की पावर सी और आर टी की पावर डी। तो पावर क्या ऐड हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। तो क्या आर टी की पावर
C प्लस डी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। नीचे क्या बन रहा है, आर टी की पावर ए, और क्या बन रहा है, आर टी की पावर बी, तो नीचे क्या आ रहा है, आर टी की पावर ए प्लस बी। अब क्या करो, इस नीचे वाली पावर को ऊपर भेज दो, और ये क्या आ रहा है, सोचो, हाँ क्या ये के सी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा ना, क्या है ये, के सी। तो क्या बन रहा है, के पी इक्वल्स टू के सी आर टी, और ये क्या आ रहा है, सी प्लस डी माइनस ए प्लस पी। यस, तो ये क्या है, अगर इक्वेशन थी आपकी, ये इक्वेशन थी, देखो इक्वेशन वापस लिख रहे हैं यहाँ पे, सी गैस प्लस डी गैस। तो C प्लस डी माइनस ए प्लस बी क्या है, ये स्मॉल सी और स्मॉल डी क्या है, प्रोडक्ट के गैस मोल्स, माइनस स्मॉल ए और स्मॉल बी ये क्या है, रिएक्टेंट के गैस मोल्स। तो क्या दिख रहा है आपको, ये क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एन जी। तो देखो क्या बन रहा है, ये आपका रिलेशन बन रहा है के पी इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी इज सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट साइड कितने गैस के मोल्स हैं उसको सबको ऐड कर दो, सी प्लस डी थे, माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। आ रही है बात समझ में, क्या ये चीज क्लियर हुई है, ठीक है। तो ये रिलेशन आया है आपका केपी और केसी में, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो को यहीं रोकेंगे, आगे से मैं आप लोगों को इसी रिलेशन से यूनिट्स कौन सा कब बड़ा होता है, डेल्टा एनर्जी कैसे निकालते हैं, सारी चीजें इसी से हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से लेक्चर देखो, नोट्स बनाते हुए चलो, मजा आ जाएगा, एकदम शानदार तरीके से इक्विलिब्रियम दिमाग में सेट हो जाएगा, लेकिन नोट्स बनाते हुए चलिए। ऑलराइट, तो चलो यार अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।